नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग बात करने जा रहे हैं। विश्व में इस समय एक नया उपनिवेशवाद चालू हो गया है। आप ये सोचकर देखिए कि यूएनओ के बनने के 80 वर्ष के अंदर ही, यानी कि जब यूएनओ बना था तो यूएनओ बनते समय एक शर्त रखी गई थी। यूएनओ सेकंड वर्ल्ड वार का परिणाम था और सेकंड वर्ल्ड वार में ये हुआ कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद जब लीग ऑफ नेशन बना था तो लीग ऑफ नेशन विफल हो गया, तो अब यूएनओ बना है। यूएनओ तभी कारगर हो सकता है जब उपनिवेशवाद विश्व से खत्म हो जाए, और ये शर्त सबसे पहले अमेरिका ने रखी थी। अमेरिका और रशिया ये दो कंट्री हुआ करते थे जिन्होंने ये कहा कि उपनिवेशवाद खत्म करना पड़ेगा, तब ही हम यूएनओ पर एग्री होंगे। बड़े लंबे समय तक वार्ता चली, 11 राउंड की वार्ता के बाद ये तय हो गया कि भाई उपनिवेशवाद खत्म करना होगा और ये वर्ल्ड वार हम रोक लेंगे। उपनिवेशवाद खत्म हुआ। उपनिवेशवाद खत्म होने का मतलब ये था कि विश्व के लगभग 150 देशों में यूरोपियन कंट्रीज का कब्जा हुआ करता था, उनको सबको वापस जाना था। भारत सहित सारे संसार में जितने कब्जे थे, जितने कब्जे से मतलब मैं कुछ नाम गिनाऊं, मैं कहूं कि मॉरिशस लड़ने की स्थिति में नहीं था, मैं कहूं कि मालदीव लड़ने की स्थिति में नहीं था, श्रीलंका लड़ने की स्थिति में, ऐसे छोटे छोटे टापू जो लड़ने की स्थिति में नहीं थे उनको भी छोड़कर जाना पड़ा। यानी कि उनको भी आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी तो मिलनी ही थी, मतलब सारे संसार को ही आज़ादी मिलनी थी, हमको कोई नई आज़ादी नहीं मिलनी थी। या हमारे यहाँ नेहरू जी बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे या गांधी जी कुछ बड़ा काम कर रहे थे जिसकी वजह से आज़ादी मिली। हमारे यहाँ जो प्राणों की आहुति दे रहे थे उनका सपोर्ट भी ये लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन ये बात तय है कि पूरे विश्व में उपनिवेशवाद खत्म होगा, ये यूएन चार्टर में तय हो गया। और ये भी तय हो गया कि यूएनओ का सदस्य केवल वो रहेगा जो दूसरे देश में इंटरवेंशन नहीं करेगा। 1945 में ये सब कुछ होकर सबको वापस जाना था। धीरे धीरे करके कोई 60 में कोई देश आज़ाद हुआ, कोई 55 में आज़ाद हुआ, कोई 47 में आज़ाद हुआ, कोई 48 में आज़ाद हुआ। होते होते सन 1900 अब 1925-26 की बात, 1960-8 की बात होगी कि फिर से एक कॉन्फ्रेंस हुई यूएनओ की, और ये तय किया गया कि भाई कौन से खाली नहीं हो पाए हैं उनको भी खाली करना है। उसकी बाकायदा एक कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट बनी। तो साउथ वेस्ट अफ्रीका उस समय फंस गया था। साउथ वेस्ट अफ्रीका मतलब साउथ वेस्ट अफ्रीका पर कब्जा अफ्रीका का था। तो फिर उनसे कहा गया कि भाई इसको छोड़ो, उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चला, उसके बाद तय हुआ कि नहीं तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और जब वो तय हो गया कि छोड़ना पड़ेगा और फिर भी अफ्रीका ने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे साउथ वेस्ट अफ्रीका को, तो फिर यह हुआ कि भाई शांति सेना वहां भेजनी पड़ेगी, वर्ल्ड पावर्स वहां सेना भेजेंगी और तब उसको आजाद किया जाएगा। तब साउथ अफ्रीका ने वो छोड़ा, क्योंकि ये तय हो गया कि भाई सबको जाना है, अगर नहीं जाएंगे तो विश्व की सेनाएं वहां जाकर उसको खाली करवाएंगी। अब उस समय जैसे मैंने कहा कि दो देश प्रिवेल कर रहे थे, उसमें अमेरिका था और रशिया था जो पूरी ताकत से उसमें कह रहे थे। लेकिन उस समय की जो वर्ल्ड शक्तियां थी वो ब्रिटेन थी, उस समय की वर्ल्ड शक्तियां थी जो फ्रांस थी। उस समय एशिया का प्रतिनिधित्व हो तो चाइना को ले लिया गया। चाइना शांत था। चाइना मतलब उनके चाइना में जो पुरानी वाली नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी चिंग काई शेक की, वो सरकार वहां बैठी तो उसको सदस्य बना लिया गया। ऐसे करके यूएन बना तो रशिया उसका पार्ट बना। मतलब यूएन जब बना तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के विश्व में सिक्योरिटी कौन रखेगा, तो विश्व की पुरानी बड़ी दो शक्तियां फ्रांस और ब्रिटेन, और नई शक्तियां जिसमें कि रशिया उभर कर आ रहा था, अमेरिका उभर कर आ रहा था, और एशिया में उनको चाइना मिल गया। ऐसे 5 शक्तियां उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर बनी। अब इन 5 शक्तियों में से आप इनका हाल देख लीजिए। देखो ब्रिटेन तो वैसे ही लुटा पिटा था, फ्रांस भी लुटा पिटा था, मतलब वर्ल्ड वार चल ही रहा था। जर्मनी ने सबको परेशान करके रखा था। फ्रांस पर भी कब्जा जर्मनी ने कर लिया था, ब्रिटेन पर भी कर लिया था, हॉलैंड पर कब्जा कर लिया था। कुल मिलाकर जर्मनी इटली साथ में मिल गए थे, इधर जापान मिल गया था। तो इन्होंने पूरे विश्व को, और जापान के विरुद्ध, जापान चूंकि जापान को अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा कर दिया था, तो जापान के विरुद्ध उस समय कौन था, वो चाइना था। तो चाइना को उन्होंने सदस्य बना लिया। और ये 5 है, तो वो तो दोनों शक्तियां वैसी थी जो परेशान पहले से थी, और इधर चाइना को जापान के विरुद्ध ले लिया गया था। लेकिन
दो बड़ी शक्तियां, अच्छा चाइना को लेने के पीछे उसमें चिंकाई शेक जब बैठते थे, कम्युनिस्टों का शासन नहीं था, तो चाइना बहुत मजबूत नहीं था। यहां तक कि चाइना को 1935 के युद्ध में भारत की, और भारत की भी छोड़ दिए, जम्मू कश्मीर की सेनाओं ने हराया था। चाइना और तिब्बत की संयुक्त सेनाओं को हराकर अधिपति तिब्बत के घोषित हुए थे महाराजा जम्मू कश्मीर। आप सोच लीजिए, तब ये बॉर्डर तय हुआ था भाई उस समय की, मानसरोवर के इधर हम होंगे, मानसरोवर के उधर आप होंगे, मानसरोवर हमारा होगा और कैलाश मानसरोवर पूरा हमारा होगा, मतलब उसके संरक्षण हमारे पास होगा, ये तय हुआ था। बाद में वो 1962 का वॉर हुआ और हम हार गए, वो अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर चाइना ऐसी स्थिति में हुआ करता था कि चाइना लड़ने की स्थिति में संसार में नहीं था। मतलब हमारे देश की एक राज्य की सेना उसको हरा सकती थी, जो कि उस समय रजवाड़ा हुआ करता था। तो उन्होंने चाइना को ले लिया एक डमी कैंडिडेट उसके खिलाफ, जापान के खिलाफ। लेकिन दो बड़ी शक्तियां रशिया और अमेरिका, ये दो बड़ी शक्तियां थी, अब निकलकर सामने आई थी और दोनों ने धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू किया। अब उन्होंने पहले अपने पैर फैलाए अमेरिका ने पूरे विश्व में सहायता के नाम से। अब देखो यही ब्रिटेन का राल था। ब्रिटेन जब भारत में घुसा था तो उसने सब्सिडरी ट्रीटियां की थी। सब्सिडरी ट्रीटी मतलब हमसे दोस्ती कर लो, हम तुम्हें सेना सप्लाई करेंगे, हम तुम्हें हथियार सप्लाई करेंगे, हम तुम्हारे विदेश नीति देखेंगे और तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें राजा बैठ के बनकर वहां केवल राज करना है, बाकी सब हम कर लेंगे। वो सब्सिडरी ट्रीटियों का परिणाम ये निकला था कि चूंकि जो आर्मरी थी, यानी कि जो हथियार थे और जो सेना थी, वो दोनों ही चूंकि ब्रिटिश सेना थी, इसलिए जब भी उनको लगा कि भाई आप हटो, काम खत्म हो गया। आज अमेरिका ने सेम वही तरीका अपनाया। पूरे विश्व के देशों में उसने सेना डाल रखी है, पूरे विश्व के देशों में वो इंटरवीन करते हैं, पूरे विश्व को हथियार सप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ विदेश नीतियां भी उनकी तय करते हैं। जो मना करेगा, जो ना करेगा, उसको समस्या हो जाएगी। अब अमेरिका की इस समय हालत बहुत खस्ता है। बहुत खस्ता से मतलब, जब मैं पहली बार जब मैं कह रहा था कि भाई वो टैरिफ के माध्यम से गेम कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा है। आप ये सोचो कि एक 4 वर्ष की सरकार बैठती है तो 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा उनके ऊपर आ जाता है। और इतना कर्जा उनके ऊपर हो चुका है कि हर प्रतिवर्ष 2 ट्रिलियन डॉलर के लगभग वो कर्जे में जाते हैं। भले ही पैसा उनकी कंपनियों के पास हो, कंपनियां जो वहां पर रजिस्टर्ड हैं, और अमेरिका तो एक ऐसा स्थान है जहां पर विश्व भर के अपॉर्चुनिस्ट जाकर इकट्ठे हुए, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी। और अमेरिका तो मतलब उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा, किसी और दिन चर्चा करेंगे कि अमेरिका बना कैसे और किस प्रकार के लोग वहां रहते हैं और किस प्रकार की मेंटेलिटी है। जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिसको अपने देश से प्रेम नहीं है, वो अमेरिका जाकर बसता है। आज भी अमेरिका उनको ही वीजा देता है जो उनको कमा कर दे सकता है, और अमेरिका उनको ही वहां शरण देता है जिन जो उनके लिए उपयोगी हैं, चाहे यहूदी उनके लिए उपयोगी हों, चाहे भारतीय उनके लिए उपयोगी हों, चाइनीज उनके लिए उपयोगी हों। जो भी संसार में उपयोगी होता है वो उसको स्थान देते हैं, बाकी को वो भगाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ भारत के लोग वहां जाते हैं तो भारत के लोगों में एक अभी भी जज्बा है भारतीय होने का, और भारत के प्रति उनको लगाव है। लेकिन फिर भी वो उनका विरोध नहीं कर सकते, विरोध उनका करने की स्थिति में नहीं है। ये बात कोई ट्रंप या बाइडेन की नहीं है, ये डेमोक्रेट या किसी रिपब्लिकन की नहीं, ये बात तो है कि पूरे विश्व में अमेरिका की स्टेटस क्या है, अमेरिका फाइनल डिसीजन क्या लेगा, अमेरिका फाइनली क्या करेगा। अब देखो, विश्व में जब अमेरिका इस तरह से परेशान हो, वो टैरिफ गेम लगाकर उसने कोशिश की रिकवरी करने की, लेकिन कर नहीं सकता, बहुत परेशानी आ जाएगी। और आ ही गई, अमेरिका के अंदर भी विरोध शुरू हो गया है, सही से शुरू हुआ। उसी का परिणाम था कि मामदानी जीत कर आया, क्योंकि मामदानी को वहां कोई पसंद नहीं करता, लेकिन डेमोक्रेट का कैंडिडेट था और रिपब्लिकन का इस समय विरोध चल रहा है। वो टैरिफ के चक्कर में महंगाई बढ़ गई है अमेरिका में 2 से 3 गुना बड़ी तेजी से, और इसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है अमेरिका की सरकार को कि भाई हम $2000 ये कॉम्पनसेशन के रूप में देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में, ये सारी जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में और साधन क्या एक्सप्लोर किए जाएं, ये अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या है। और वो साधनों में इस समय विश्व में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसके लिए भारत को भी अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, भारत भी जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में समस्या आता है, वो है एनर्जी।
एनर्जी के मामले में अब भारत ने 2014 के बाद भारत ने प्रयास करने शुरू किए, क्या हम लोकली एक्सप्लोर कर सकते हैं जट्रोफा को, गन्ने को, या और जो हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं उनको, नेचुरल गैस के लिए, सीएनजी के लिए, पीएनजी के लिए, ये सब हमने अब शुरू किया है ताकि हमारी तेल पर निर्भरता थोड़ी कम हो जाए और धीरे धीरे करके हम तेल के मामले में, एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं। दूसरी, हमने ये भी प्रयास किया कि भाई हम डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, सरकारों ने होने नहीं दिया या उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी, तो हम कम से कम डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदना बंद कर दें, हम अपने प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। वो हमने, अब डिफेंस कॉरिडोर पूरे देश भर में बना रही है सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बना रही है, तो अब मतलब बहुत देर से ही चाहिए लेकिन हमने करना शुरू कर दिया और परिणाम उसका निकला कि जीडीपी हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, हम संसार में प्रिवेल करने की स्थिति में आने लगे। ये हमने अब किया जो हमें करना चाहिए था 47 से ही, लेकिन खैर दुर्भाग्य था कि हमारी वैसी सरकारें रहीं, वैसे लोग रहे जो देश में जाति राजनीति, देश में रिलीजियस राजनीति, देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलने का उनका साहस बना रहा और वो देश को बचाने के बजाय देश को उसी दलदल में, अपनी राजनीति के चक्कर में उसी दलदल में घुसड़ते चले गए। देश के लिए उन्होंने जो करना चाहिए था वो संसाधनों का उपयोग नहीं किया या उनका दोहन नहीं किया। खैर, अब एनर्जी के लिए हम भी परेशान हैं, तो एनर्जी के लिए विश्व में सभी परेशान हैं। और एनर्जी इस समय विश्व में है किन देशों के पास? एक कंट्री पर अमेरिका कब्जा कर चुका है जिसका नाम इराक है, इराक में एनर्जी है। ईरान पर वो लगातार कुदृष्टि डाले हुए है, उसमें एनर्जी है। कनाडा के पास एनर्जी है, तो कनाडा पे भी ट्रंप के आने के बाद कनाडा हमारा 51वां राज्य बनेगा और ट्रूडो को हटाने की प्रक्रिया वो सब किया, लेकिन वो शांति से खेलना चाहता है, वो वहां पर। और वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा भंडार किसी के पास है तो वो वेनेजुएला के पास है। अब देखो, एनर्जी के लिए आप सोचिए, ओसामा बिन लादेन वाला प्रकरण हुआ और ये लगा था कि अफगानिस्तान में ये हो सकता है, चूंकि रशिया से लगा हुआ क्षेत्र है इसलिए अफगानिस्तान में हो सकता, तो उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर कब्जा 20 साल रखा, लेकिन जब उनको लगा कि यहां उनकी दाल गलने वाली नहीं, यहां कुछ है भी नहीं, यहां तो पत्थर ही है, यहां से कुछ खनिज भी नहीं निकलने वाले, यहां से कुछ मटेरियल नहीं निकलने वाला, तो उन्होंने छोड़ दिया मरने के लिए। पहले वो इंसाफ के नाम से वहां घुसे थे कि तालिबानी परेशान कर रहे हैं, ह्यूमन राइट के लिए उन्होंने, वो अमेरिका के ऊपर हमला करने पर तालिबान ओसामा बिन लादेन के साथ थे, इसलिए हमने, ये सब उन्होंने ड्रामा करके और कुल मिलाकर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। बाद में उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं वहां। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जगहों पर कब्जा, तो इराक पर कब्जा उन्होंने कर लिया, इराक पर कब्जा कर लिया, कुछ भी बताते हैं, मतलब वो पीछे से एक उनकी एजेंसियां तमाम तरह की रहती हैं जो एक नया ड्रामा तय करती हैं और वो एक ग्राउंड बनाती हैं और कब्जा कर लेती हैं। इराक पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ईरान के विषय में हमें रोज सुनने को मिलता है क्योंकि ईरान में प्रदर्शन चल रहा है, इस्लामियत के खिलाफ ही चल रहा है। इस्लामिक सरकार जब 1979 में वहां बैठी, तो जो सरकार बैठी उसने इस्लाम को इतना जोर दिया कि लोग परेशान हो गए, क्योंकि इस्लाम को अगर सही से फॉलो करोगे तो निश्चित बात है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा, व्यक्ति खत्म हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर सकता, वो ह्यूमन राइट नहीं हो सकते, महिलाओं के राइट, बच्चों के राइट, पुरुषों के राइट, किसी के को वो कहेगा दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछ खटाओ, बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, ऐसे रहो वैसे रहो, ये ना पढ़ो वो ना पढ़ो, इतना तंग कर देते हैं इस्लाम के नाम से। चूंकि इस्लाम की उत्पत्ति ही इसलिए हुई थी, जहां तक मैं समझता हूं, कि विश्व पर कब्जा कैसे किया जाए, लोगों को कैसे बंधक बनाया जाए, कैसे दास दासी बनाया जाए, कैसे गुलाम बनाया जाए और विश्व पर कैसे राजनीति की जाए। जो मैं समझ पाया कि वो पूरी प्रोसीडिंग, वो मैं कहता हूं कि बनाने वाले ने हो सकता है कुछ अच्छा सोचकर बनाया हो, लेकिन बाद के जो शासक आए उन्होंने ये सब लगा दिया, या बनाने वाले का ही ये नियम हो कि भाई हम कब्जा कैसे करेंगे, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है, लोगों को हिप्नोटाइज कैसे किया जा सकता है और फ्री में हमारे लिए लड़ने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। ये सब कुछ उस समय की पॉलिसी रही होगी। तो इस्लाम से परेशान इस समय ईरान है। ईरान परेशान है, प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहे हैं, गवर्नर ने इस्तीफा दिया और इकोनॉमी तो 42,000, $1 42,000 रियाल के बराबर चल रही है, मतलब सही से तबाह हो चुका है। अब लोग, भाई जिसको खाने को रोटी नहीं और ये नहीं वो नहीं, सब करेगा। तो अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया, हम तैयार बैठे हैं। अमेरिका का स्टेटमेंट आया ईरान के लिए कि हम तैयार बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल कहा कि भाई अगर उसमें कुछ होता है तो हम तैयार हैं, लोगों के साथ हैं, लोगों के साथ नहीं, वहां के तेल के साथ हैं, वहां तेल चाहिए। अच्छा, अमेरिका ने, यही नहीं था, तेल निर्यात किसी को नहीं कर सकते,
ईरान जो है वो किसी को तेल निर्यात नहीं कर सकता, ईरान के साथ कोई संबंध नहीं बना सकता, जो अमेरिका के साथ है वो ईरान के साथ नहीं हो सकता। भारत केवल एक ऐसा देश था जिसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो भाई हम संबंध बनाएंगे, हमने उनका पोर्ट भी लिया, उनका तेल भी खरीद रहे हैं और ये सब कुछ। यही काम उन्होंने रशिया से किया। रशिया से का तेल नहीं ले सकते आप, भारत ने कहा हम लेंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। भाई हमारी तुम्हारी एनर्जी की सप्लाई है तो हमारी एनर्जी सप्लाई नहीं है क्या। अब बचा कनाडा। कनाडा में उन्होंने सरकार बदलकर वो कर लिया। अब आए लैटिन अमेरिका पर, जो सबसे इजी टारगेट उनके लिए था। और लैटिन अमेरिका पर ऐसा नहीं है कि वो आज से उन्होंने वो सब कुछ किया हो। लैटिन अमेरिका में लैटिन अमेरिका में जब हम वेनेजुएला की बात करते हैं तो वेनेजुएला पहले स्पेन के कब्जे में था और 1835 में वो स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। स्पेन जब वहां से हटा तो अगल बगल ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो ब्रिटेन और स्पेन के बीच में, मतलब ब्रिटेन और वेनेजुएला के बीच में रहा, तो अमेरिका साथ खड़ा हुआ था वेनेजुएला का, इसमें कोई शक नहीं। और आजादी के बाद जब वेनेजुएला ने अपने आप को आजाद घोषित किया स्पेन से, तो फिर अमेरिका वो पहला देश था, यूएसए वो पहला देश था जिसने उसको मान्यता दी थी और कहा कि हम इसको मान्यता देते हैं। और ये औपचारिक रूप से और उसको देश घोषित कर दिया। फिर ब्रिटेन से जब बाउंड्री का डिस्प्यूट था तब भी अमेरिका वहां घुसा। फिर अमेरिका ने, जैसे ये 1895 की बात है, अमेरिका ने क्या किया कि वहां तेल था, क्योंकि तेल का इन्वेंशन हो चुका था, तो अमेरिका की नजरें अब पड़ी खाड़ी की तरफ। अमेरिका की नजरें पड़ी वहां जहां तेल था, क्योंकि उसको ये मालूम था कि भविष्य तेल का है और ये जो मैकेनिकल सिस्टम संसार का चल रहा है, मशीनरी चल रही है, वो तेल से चलेगी। तो उसने वेनेजुएला के साथ संबंध बनाने शुरू किए। वेनेजुएला को उसने लाभ दिया था, मतलब उसने ब्रिटेन के विरुद्ध वेनेजुएला की बाउंड्री तय करवाई थी। तो फिर वेनेजुएला ने अपना तेल का बाजार खोल दिया, अमेरिकन निवेश वहां होने लगा। 1920 के तहत के तरफ अमेरिका कंपनियां वहां घुस गई, तेल निकलने लगा। फिर एक कोल्ड वॉर शुरू हुआ। वेनेजुएला अमेरिका के करीबी सहयोगी रहा है। अमेरिका ने लोकतंत्र और कम्युनिज्म विरोध के नाम पर हथियार और मदद दी थी। दोनों देशों के बीच व्यापार मजबूत हुआ। वेनेजुएला दुनिया का बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया। ये कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर केवल रशिया में ही नहीं चलाया अमेरिका ने, ये कोल्ड वॉर उन्होंने वहां भी चलाया कि भाई जो शक्तियां वहां तैयार हो रही थी, कि जो राइट विंग तैयार हो रही थी, उसको कैसे खत्म किया जाए, या जो कम्युनिज्म तैयार हो रहा था कि भाई हम अपना करेंगे और ये हमारा है और अमेरिका का दबाव नहीं, तो सबको खत्म किया। और फिर वो एक छत्र तरीके से वहां पर आ गया। अब ये सिलसिला 1920 से लेकर लगभग 80 वर्ष तक चला। 80 वर्ष तक सब ठीक रहा। वेनेजुएला में जितना तेल हुआ करता था, तेल का निर्यात हुआ करता था, सब अमेरिकन कंपनियां करती थी। 1999 में वहां एक सरकार बदली, ह्यूगो शावेज राष्ट्रपति बने। वो समाजवादी विचारधारा के थे, अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, और उन्होंने कहा कि भाई अमेरिकन कंपनियां सब ले जाती हैं, हमारे देश को तो कुछ बचता ही नहीं है, हम तो मजदूर बनकर रह गए, हमारा तेल और हम ही मजदूर बनकर रह गए। शावेज ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि जो कंपनियां काम अमेरिका की कर रही थी उसका नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन का मतलब है अब वो सब कंपनियां जितनी अमेरिका की काम कर रही थी वो सब सरकारी कंपनियां हो जाएंगी। ऐसी कंपनियां जो बड़े स्तर पर काम कर रही थी, विश्व में तेल सप्लाई करती थी, अमेरिका की भी तेल सप्लाई करती थी, बोले ये अब मेरी हो गई। शावेज ने दूसरा, अभी तक वेनेजुएला के संबंध दूसरे देशों के साथ नहीं थे, शावेज ने क्या किया, क्यूबा उधर प्योर कम्युनिस्ट कंट्री था, क्यूबा के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। और उस समय शावेज ने जो कम्युनिस्ट कंट्री या एक्स कम्युनिस्ट कंट्री थे उनके साथ, ईरान के साथ संबंध बनाने शुरू किए, रशिया के में आना जाना शुरू किया, चीन के साथ संबंध बनाने शुरू किए। ये अमेरिका को कभी हजम नहीं होता था, क्योंकि अमेरिका को हमेशा से ये लगा कि भाई ये तो मेरी कॉलोनी है, ये तो आप अपना देश चलाओ, रोटी दाल खाओ, लेकिन माल तो अमेरिका में आएगा। नतीजा, अमेरिका ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। 2013 में उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद मुटारो, जिनको गिरफ्तार किया गया, मुटारो वहां के राष्ट्रपति बन गए। मुटारो ने शावेज की पॉलिसी को ही फॉलो किया। अब शावेज की पॉलिसी को, क्योंकि देश में अब 13-14 साल में माहौल बदल गया था, शावेज की पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया। हाइपर इन्फ्लेशन वहां बढ़ गया, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां वहां जो तेल निकालना चाहती थी, तेल निकालकर लोगों को रोटी दाल देती थी, वो रोटी दाल तो लोगों की बंद होना स्वाभाविक था, क्योंकि अब नेशनलाइजेशन हो गया था, इतनी मशीनरी, इतना इन्वेस्टमेंट, वो सब चाहिए, एक साथ कैसे होगा। और
या तो दूसरे देश उसमें आकर इन्वेस्टमेंट करें, हालांकि चाइना वाइना ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, लेकिन जब तक वो कंपनियां अपने आप में सही से कुछ कर पाती, उससे पैसे पहले इन्फ्लेशन तो आना स्वाभाविक था। तेल उत्पादन में गिरावट आने लगी क्योंकि भाई अमेरिकन कंपनियां चली गई, लाखों लोग परेशान हो गए। नतीजा निकला कि वेनेजुएला के अंदर डिस्टर्बेंस हो गई। ये इसके पीछे भी अमेरिका था, और जो विरोधी थे, प्रतिपक्ष था, प्रतिपक्ष को अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा था। 2014-15 में ओबामा प्रशासन जब बैठा था तो उसने मानवाधिकार उल्लंघन का खेल खेला। भाई यहां पर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। खैर, मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उनका चल नहीं पाया, तो ट्रंप बैठे। ओबामा के बाद जब ट्रंप बैठे तो ट्रंप ने क्या किया, मोटारो को विभाजित जीत, मतलब मोटारो जीत कर आ रहे थे, 2013 से लगातार जीत कर आ रहे थे, 1999 से उनकी ही विचारधारा चल रही थी। तो अब मोटारो को विवादित जीत के बाद अमेरिका ने बड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। भाई मोटारो कैसे जीत गए, मुटारो तो ये करते हैं गलत, जैसे ये जन जी वाला चल रहा था, जैसे भारत में भी राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग को ही सवाल खड़े किए जाएं और ये किया जाए, और समर्थन अमेरिका का मिल जाए कि समर्थन किसी और का मिल जाए कि समर्थन उनका इनका मिल जाए। ये सब राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं। वो जो चिट्ठी उमर खालिद के लिए आई है वो यही है कि भाई उमर खालिद के बाप चले गए अमेरिका, उनको लगा कि यार अमेरिका ही मेरा बच्चे को आज़ाद करवा दे, यहाँ तो वो आतंक फैला ही रहा था, इस्लाम के कॉज के लिए काम कर रहा था, तो ऐसा है मामदानी से चिट्ठी लिखवा लेते हैं, वहाँ 8 सांसदों से चिट्ठी लिखवा लेते हैं, कुछ करो भाई। ये अमेरिका बॉस है, वो कहीं भी सरकार बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे। होते ही हैं किसी भी कंट्री में, जो देश विरोधी शक्तियाँ होती हैं वो इकट्ठी होती। यहां पर मोटारो को माटुरो को भी उनके उनके खिलाफ ये सब कुछ शुरू हो गया, और मोटरो को बताना शुरू कर दिया कि भाई गलत तरीके से बैठे, वो भी इनका फार्मूला नहीं चला। फिर इन्होंने क्या किया कि तेल क्षेत्र में बैन लगा दिया, फिर वो भी फार्मूला नहीं लगा। फिर अमेरिका ने क्या किया कि 2019 में विपक्ष के नेता जुआन गुआइदो को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया, यह कहते हुए कि भाई वेनेजुएला के अंदर जो राष्ट्रपति वो गलत तरीके से चुनकर आया है। देखो, देश में आंदोलन कुछ नहीं चल रहा, देश में स्थिति ठीक है क्योंकि लोग चुनकर भेज रहे हैं, लेकिन इन्होंने विपक्षी को मान्यता दे दी कि तुम राष्ट्रपति हमारी तरफ से हो गए अब बिना किसी कारण। अब दूसरे देश में इंटरवेंशन है। मुटारो अब ये राष्ट्रपति घोषित कर दिया कि भाई अब मुटारो को जो हटाएंगे तो कैसे होगा। इसके बाद 2020 में मदुरो पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगाने शुरू कर दिए। पहले क्या लगाया, पहले लगाया चुनाव में धांधली, फिर लगाया कि भाई मानवाधिकार का उल्लंघन, फिर लगाया कि तेल का गड़बड़ी, फिर लगाया कि देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। ये कोई फॉर्मूला उनका चला नहीं। तब उन्होंने कहा कि अब हमारे ऊपर, कि हमारे देश के अंदर, यूएसए के अंदर साहब ये नार्को टेररिज्म का खेल वेनेजुएला के थ्रू हो रहा है। अरे वेनेजुएला के थ्रू हो रहा है, तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही हैं भाई? आप बॉर्डर सजाइए, बॉर्डर से घुसने मत दीजिए। वेनेजुएला इतना शक्तिशाली हो गया कि तुम्हारे यहां नार्को टेररिज्म फैला रहा है, या अर्जेंटीना इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ वो करवाएगा। मतलब ये तो गजब की बातें कर रहे हैं। या मैक्सिको ऐसा कर सकता है। मैक्सिको के खिलाफ ट्रंप का जो चला, फिर उन्होंने वहां सरकार में प्रो अपनी सरकार बिठा ली, और आजकल वो वही चल रहा है। तो मैक्सिको इतना पावरफुल है कि आप अपना बॉर्डर संभाल नहीं सकते, या फिर वेनेजुएला इतना पावरफुल है कि आप अपना बॉर्डर संभाल नहीं सकते, वो नार्को टेररिज्म यहां भेजता है, या फिर ये कहो कि वो ड्रग्स यहां भेज देता है। अब ये कहा गया कि भाई ये जो ड्रग्स है अमेरिका को बर्बाद कर रहा है, और अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करवा रहा है वेनेजुएला, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो उसमें शामिल है। ये सब चालू हो गया। खूब एजेंसियां बनी, खूब उन पर सेमिनार हुए, खूब उन पर कार्यक्रम हुए, राहुल गांधी की तरह बड़े बड़े वो किए गए कि भाई सेमिनार कर लिए जाएं, स्क्रीन लगाकर कुछ डेटा बताने की कोशिश करी गई। ये सब कुछ वेनेजुएला में भी चला और अमेरिका में भी चला। 2025 में ट्रंप ने मादुरो पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, कैरिबियन में सैन्य तैनाती कर दी, मतलब अगल बगल के देशों में सैन्य तैनाती करी, ड्रग तस्करी वाली नावें वहां बिठा दी, पर हमले कर दिए, उनकी नावें हमें निकलती। फिर क्या किया कि मादुरो पर $50 बिलियन का इनाम घोषित कर दिया। $50 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया कि भाई जो पकड़ कर लाएगा इनको ये करेगा। पहले राष्ट्रपति घोषित कर दिया विरोधी को। 3 जनवरी को उन्होंने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चालू कर दिया।
अब ये ऑपरेशन में अचानक रातों रात, अच्छा पहले से मादुरो का जो महल है, उनकी जो सिक्योरिटी, किसी भी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी जो रहती कि अगर विदेशी हमला हो जाए तो वो कौन सी सुरंगों से निकलेंगे, कौन सी बम गिराए जाएं तो वो बम्बों से कैसे बचेंगे और कैसे रहेंगे, ये सब कुछ उनका भी बना हुआ था। और इंटेलिजेंस की रिपोर्टें उनकी भी लगातार बता रही थी कि नहीं ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए चीन के साथ उन्होंने वार्ता भी की थी कि शायद अमेरिका कब्जा कर ले वेनेजुएला पर, तो हो सकता है कि इनको चीन, मतलब कोई देश शरण देगा तो कहां करेगा। चीन का इन्वॉय वहां पर आया ही था कि अमेरिका को लगा कि ये इसमें चीन इन्वॉल्व हो जाएगा, रशिया इन्वॉल्व हो जाएगा या बड़े देश इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर इनका कब्जा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अचानक 3 जनवरी को, हालांकि वो पहले से सब तय तय था, पूरे देश पर हमला नहीं किया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने भंग किए, पूरी रात उन्होंने तांडव बिछाया। उन्होंने एक बड़ी संख्या, मतलब बड़ी संख्या से आप सोच लीजिए कि 20 बेसों से, अमेरिका के 20 बेसों से वो उन्होंने 150 से ज्यादा विमान वहां भेजे। F-22 उसमें था, F-35 थे, बी बम बॉम्बर थे, ड्रोन थे, जो वो कर सकते थे जो एक देश पर कब्जा करने के लिए, वो अचानक रातों रात, लगभग रात के 2 बजे, रात के 2 बजे का मतलब आप समझते हैं कि रात के 2 बजे सबसे सन्नाटा होता है। चोर भी रात के 2 बजे ही सबसे ज्यादा ऑपरेशन करता है। और रात के 2 बजे अमेरिका ने हमला कर दिया। हमला करके अपने ये 150 से ज्यादा विमान वहां भेज दिए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। ग्राउंड पर डेल्टा फोर्सेस लगा के रखी थी, जो कि मादुरो के एक एक गतिविधि पर, मतलब मादुरो के किले जैसे घर पर भी, उनके अंदर, उनके घर में, उनके यहां वो अपने लोग बैठाकर रखे थे। वहां किसी ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस ह्यूमन रिसोर्स ने वहां अंदर तक रास्ता दिखाया। अंदर मतलब कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कहां जाते हैं, पॉटी कब जाते हैं, सूसू कब जाते हैं, कब बात करते हैं, कौन से कमरे में जाते हैं, ये सारी सूचनाएं अमेरिका इकट्ठा करता रहा और अपने लोगों को वहां फिक्स करता रहा। अचानक जब हमला हुआ तो वो बेडरूम में सो रहा था। 2 बजे का टाइम, आदमी सोएगा ही। और 2 बजे जब वो सो रहे थे तो अचानक ये लोग घुस गए और उनको पकड़ लेंगे। उनको जब एहसास हुआ तो वो अपने जो स्टील्थ बंकर बना हुआ था अंदर, उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने घुसने नहीं दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि वो बंकर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। बंकर में घुस जाते तो वो व्यवस्था हो जाती, कहीं और चले जाते, पकड़ में एटलीस्ट नहीं आते, बाकी जो कुछ भी होता बाहर निकलने का रास्ता हो जाता। लेकिन वो इतना वेल प्रूव्ड, राष्ट्रपति भवन के अंदर सब कुछ था कि राष्ट्रपति भवन में लोग मिले हुए थे और जो विरोधियों को, विपक्षियों को राष्ट्रपति घोषित करके रखा था वो पूरी मदद कर रहे थे। और उनके इस, अच्छा मादुरो अभी 2024 में फिर चुनाव जीत कर आए। 2024 में फिर चुनाव जीत कर आए। देश उनके साथ है। बड़ा खतरनाक टाइप का विरोध चल रहा है अमेरिका का 2 दिन, मतलब कल से और आज भी रात में उन्होंने वो जो कुछ किया, 30 मिनट तक उनके घर में ये सब कुछ चला। अमेरिकन फोर्सेस लगभग 3:30 बजे वापस आ गई, पूरे देश को तहस नहस करके। उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी प्रणालियां, जो कुछ भी हो सकता था। अमेरिकी पक्ष में कोई मौत नहीं हुई, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लेकिन वेनेजुएला में सैन्य ठिकानों पर धमाके हुए, बिजली काट दी गई। कुल मौतें क्यूबाई सैनिकों की भी वहां पर हुई हैं और ऐसा कहा जा रहा है 50-60 लोग मारकर वो ये ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति को ले आए। और उपराष्ट्रपति के हाथ में सत्ता आ गई। उपराष्ट्रपति आवाहन कर सकता है, क्योंकि पूरे सिस्टम को उन्होंने भंग कर दिया। अब अमेरिका की स्थिति यह है कि धन तो नहीं है, लेकिन वो कैसे धन अर्जित करे, इसके लिए उसके पास हथियार तो हैं, मजबूत तो है, सैन्य शक्ति तो है। अब वेनेजुएला के लिए कौन कह सकता है? अब देखो, अमेरिका ये वही अमेरिका है जो अभी यूक्रेन के लिए मार आंसू रो रहा था, घड़ियाली, और अब वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया उसने। अच्छा, फिर वेनेजुएला पर ये केवल राष्ट्रपति ऐसा करेंगे और हम ये करेंगे, ऐसा नहीं है। उद्देश्य वो था जो तेल वहां का लेना था। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा कि भाई, जब तक वहां हम ठीक नहीं कर लेते सब कुछ, तब तक वहां अमेरिका का कब्जा रहेगा। और अमेरिका का कब्जा रहेगा और इसके अतिरिक्त अमेरिकी तेल कंपनियां वहां इन्वेस्टमेंट करेंगी और तेल निकालेंगी। देखिए, जो उद्देश्य था 2013 के बाद का, 1999 के बाद का, कि अमेरिकन कंपनी परेशान हो रही थी, तेल दूसरे का निकालकर ये शोधन करके उनको केवल लेबर बनाए हुए थे, वो
तेल जो है वो उनका टारगेट था। उन्होंने तेल ईरान पर किया था तो किस लिए, इराक पर किया था तो किस लिए किया था, तेल के लिए किया था। ईरान पर ये सब चल रहा है तो किसके लिए चल रहा है, तेल के लिए चल रहा है। रशिया के खिलाफ ये सब कुछ चल रहा है तो रशिया के तेल के लिए चल रहा है। ऊपर कनाडा के लिए चल रहा है, जो कनाडा का विरोध अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद करा, वो तेल के लिए कर रहा है। और वेनेजुएला पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसको उपनिवेशवाद कहते हैं। ये उपनिवेशवाद का साधन है। उपनिवेशवाद कुछ और होता नहीं है। उपनिवेशवाद पहले तो चूंकि यूएन पॉलिसी है, और डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ दिन पहले ये कह ही चुके हैं कि भाई यूएनओ मतलब हम आप सोचिए, यूएनओ मतलब हम, सारी की फाइनेंशियल एजेंसियां तो सब उन्होंने वहीं पर रखी हुई हैं, अमेरिका में ही रखी हुई हैं। तो और उनके जो एजेंसियों के हेड बनते हैं वो भी वही बनते हैं, इंटरनेशनल करेंसी भी उन्होंने डॉलर ही रखी। तो अमेरिका ने जब यूएनओ बनवाया था, और अमेरिका ने यूएनओ बनवाते समय जिस समय उपनिवेशवाद खत्म करने की बात कही थी, तो उसको अपनी उपनिवेशवादी नई चाल सूझ में आ रही थी कि भाई ये जब हटेंगे तो हम संसार पर कब्जा करेंगे, ये जब तक कब्जा करे रहेंगे तब तक हम कैसे करेंगे। तो वो बीच में जैसे नहीं बंदर बांट करवाते हैं, बंदर बैठ गया, बांट करवाया और सबको खत्म कर दिया। ब्रिटेन सहित आज पूरा यूरोप अमेरिका के पीछे खड़ा है, अमेरिका की तरफ देखता है। और अमेरिका ने पूरे के पूरे जो उस समय की शक्तियां होती थी, चाहे हम उस समय की शक्तियों में फ्रांस की बात करें, उस समय की शक्तियों में डचों की बात करें, उस समय की शक्तियों में स्पेन की बात करें, उस समय की शक्तियों में इटली की बात करें, उस समय की शक्तियों में जर्मनी की बात करें, उस समय की जो शक्तियां होती थीं डच, हच और ब्रिटेन और फ्रांस, ये सब अब उसके उसके मातहत आ चुके हैं। वो सब उनके पीछे गड़े हुए हैं। अब वो उस समय पूरे विश्व पर, ये 10-12 कंट्री मिलाकर पूरे विश्व पर कब्जा किए हुए थे। उन पूरे विश्व पर इनको सहित अमेरिका अब बैठ गया है। अब ये उपनिवेशवाद का नया जाल, इराक में पहले से उनकी सेनाएं बैठी हैं, सरकार भी बैठी हुई है। वेनेजुएला में अब उन्होंने वही कर लिया, अफगानिस्तान में उन्होंने वही किया था, और संसार के बहुत सारे देशों में ऐसा वो कर पा रहे थे। भारत के लिए भी यही उनका प्लान था कि अफगानिस्तान में जब वो युद्ध कर रहे थे तो भारत से उन्होंने कहा कि भाई हमें बेस बना लेने दो, यहाँ पर हम तेल लेंगे, सफाई करेंगे, हमारे वाहन रुकेंगे। तब वाजपेयी जी बैठे थे, उन्होंने कहा भैया हम आपको घुसने नहीं देंगे, मर्जी वो करो, हम अपना एयर स्पेस भी नहीं देंगे, हम अपनी जगह भी नहीं देंगे तुमको। पाकिस्तान ने दिया तो नतीजा निकला कि पाकिस्तान में वो बैठ गए। पाकिस्तान में वो बैठ गए तो इराक वाले को उन्होंने वहीं से गिरफ्तार कर लिया, और उसको इसको ये सब वो कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में अब वो बेस बनाए बैठे हैं, पाकिस्तान का बेस छोड़ने को तैयार नहीं है किसी तरह से। अफगानिस्तान उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि वहां से उनको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला नहीं थी। अब बेस बना है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के बेस का मतलब है ईरान को सीधा टारगेट कर लेना, रशिया को सीधा टारगेट कर लेना, भारत को सीधा टारगेट कर लेना। तो अफगानिस्तान में क्यों इतना विरोध झेलें वो सबको कंट्रोल करने के लिए, जब उनके पास ऑलरेडी ये यहां पर स्थान मिल गया है, यानी कि पाकिस्तान में स्थान मिल गया। मैं समझता हूं कि ये जो अमेरिका ने किया है, ये यूएन पॉलिसी का खुला उल्लंघन है। खुला उल्लंघन, उल्लंघन नहीं, खुला उल्लंघन है यूएन पॉलिसी का। और यूएन पॉलिसी के इस खुले उल्लंघन में मैं समझता हूं कि अमेरिका अब वो उपनिवेशवाद खत्म करने का जो फॉर्मूला था, उसने उपनिवेशवाद अब खुलकर बनाने शुरू कर दिए। अब वो लुका छिपा नहीं रहा, सीधा सीधा वो हमले कर रहे हैं, सीधे सीधे वो कब्जे कर रहे हैं। क्या भविष्य में होगा? और अभी लगता है कि नए सिरे से उपनिवेशवाद अब शुरू हो चुका है विश्व में, और ये वर्ल्ड वॉर जब तक तीसरा नहीं होगा तब तक खत्म होने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।